तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल माय क्लासमेट में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय विविधता की समझ को देखेंगे। इस वीडियो में हम विविधता की समझ जो चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके साथ ही उसके सारे प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आप सबों को यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। हमें उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला चैप्टर है अध्याय 1 विविधता की समझ। विविधता की समझ। तो विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब है कि अलग अलग प्रकार की जब हम लोग अपनी कक्षा आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा एवं त्योहारों के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में जो भी भिन्नताएं दिखती हैं वो आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है कि नहीं? कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। इस टाइप से बहुत बहुत अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग मित्रता, ठीक है। देखेंगे मित्रता। निशान अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान पासी के एक मध्य विद्यालय का छात्र था। कभी कभी वो अपने पिता के दुकान पर उनके काम में हाथ बटाता था। उस दुकान पर पासी के एक छात्रावास में कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बातचीत किया करते थे। निशान को उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वो अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वह लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आए। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी की ओर इशारा करते हुए लड़कों ने कहा कि इसका भी नाम निशान है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था तो दूसरा निशान, जिसका पूरा नाम था निशान अहमद, इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था, जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था। एक दिन छोटे निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की तो बड़े निशान ने उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। इस प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए और खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहां निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी भी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों के बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। तो बच्चों, यहाँ पर आप सबों के लिए एक प्रश्न है कि निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं, उसको बताइए, उसको लिखिए। निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन सा है, ये आप अपने से लिखिए सोचकर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर है। एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र है, वहीं निशान अहमद इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। जहां निशान अहमद किशनगंज का एक मुसलमान है, वहीं निशान पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों की दोस्ती हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए थे। अब आपके लिए एक और प्रश्न है यहाँ पे कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते होंगे। निशान अहमद जो था वो मुस्लिम था और निशान जो था वो हिंदू था। तो हिंदू है और ये मुसलमान है, तो ये दोनों कौन कौन सा पर्व मनाते होंगे, कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, तो उनका नाम आपको अपने कॉपी में लिखना है। यहाँ देखेंगे हम लोग, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। विविधता जो है वो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो कैसे समृद्ध करती है, चलिए देखते हैं।
जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्यौहार मनाए होंगे, उनका रहन सहन, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग बहुत पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं, तथा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इनके खान पान भी अलग अलग है, अलग अलग के जगहों पे लोग अलग अलग खाना खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये है लिट्टी चोखा, बिहार का लिट्टी चोखा। तो बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। ये है पश्चिम बंगाल का मछली चावल, मछली चावल है जिसे पश्चिम बंगाल के लोग बहुत पसंद करते हैं। और ये है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध खाना इडली, सांभर, डोसा। ये दक्षिण भारत के लोग खाना पसंद करते हैं, इडली, डोसा, सांभर इत्यादि। और ये दक्षिण भारत की थाली है, जिसे देख सकते हैं कि इसे केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर लोग खाना खाते हैं। और ये गुजराती थाली है, गुजरात के लोग इस प्रकार से खाना पूरा सजा करके खाते हैं। देख रहे हैं कितना सारा आइटम है, 1 2 3 4 बहुत सारे हैं। तो ऐसे वो लोग सजा के खाते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग पसंद है उनकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने स्कूल में शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों की एक सूची तैयार करें कि बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग जो रहते हैं वो क्या क्या खाना पसंद करते हैं। अलग अलग व्यंजनों की सूची आप अपने शिक्षक की सहायता से तैयार कीजिए। बच्चों, इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है। जहाँ बिहार का एक मशहूर पर्व छठ है, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और केरल का ओणम, वहीं झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। बिहार में क्या मनाया जाता है? छठ पूजा। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, केरल का ओणम और झारखंड में सरहुल पर्व, ये धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपने देखा कि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं और अलग अलग पर्व भी मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये बिहार के लोग हैं जो कि छठ पूजा मना रहे हैं। देखिए सूप में फल से अर्घ दिया जा रहा है, ये छठ पर्व का फोटो है बिहार का। और ये है झारखंड का, ये देखिए झारखंड में लोग सरहुल मनाते हैं इस प्रकार से सबको मिलजुल के। देखिए तो अलग अलग फोटो आपको दे दिए गए हैं समझाने के लिए। ये देखिए, ये केरल का ओणम में नौका दौड़ होता है। केरल में जब ओणम मनाया जाता है ना, तो ओणम में नौका दौड़ होता है। तो ये केरल की फोटो है जहाँ पर लोग नाव पे सवार होकर इस प्रकार नौका दौड़ खेलते हैं, करते हैं। फोटो में देखिए, ये पंजाब के लोग लोहड़ी मना रहे हैं। पंजाब के लोग लोहड़ी मना रहे हैं, किस प्रकार से लोहड़ी मनाते हैं वो उनकी फ़ोटो आपको दी गई है। तो जैसा कि हमने देखा कि बिहार में छठ पर्व, झारखंड में सरहुल, केरल में नौका दौड़ और ये पंजाब में लोहड़ी। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों पर भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पर्व भी मनाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज एवं पर्व त्यौहार विविधता को दर्शाते हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल के लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों आदि से परिचित होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम करने अथवा व्यवसाय करने जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों का भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्यौहार का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। आप सबों के लिए एक वर्क है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। शिक्षक की सहायता से चर्चा करके कॉपी में लिखिए, ठीक है। शिक्षक से पूछ के कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, आप अपने कॉपी में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता के प्रति सम्मान। यह कहानी एक आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है। मातृभाषा किसको बोलते हैं? जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा को मातृभाषा कहा जाता है।
जहाँ नवीन हिंदी बोलता है वहीं रफ़ी उर्दू शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी जहाँ पंजाबी बोलती है वहीं रॉबिन की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग होता है। सबकी भाषा अलग अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन अपने मित्रों के साथ अपने घर आने का निमंत्रण दिया। होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चों ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चों को खाने पर बैठने के लिए कहा। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इसी प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुंचे। रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री को छोटे छोटे बल्बों से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। अगली सुबह नाश्ते में पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मातृभाषा बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे के सम्मान भी करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाला हो या फिर सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर ये त्यौहार का आनंद लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जिसमें विविधता को एकता दर्शाई गई है। विविधता में एकता को दर्शाई गई है वैसा एक कहानी लिखें। और दूसरी बात है कि आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों, तो ये आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य बिहार सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे वेड़वन वन पहुंचे तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो मध्य बिहार नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते हुए घूम रहे थे। तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चों की ओर गया जो आपस में बातें कर रहे थे, परंतु उनकी बात उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी के साथ दूसरे दल के साथ एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसे जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते घूमने लगे। दोनों बच्चों के बीच आपस में काफ़ी मित्रता हो गई। बच्चे जब जलपान के लिए अपने अपने शिक्षकों के साथ बैठे तो उन्होंने बताया कि दूसरा दल जो हम लोग के साथ घूम रहा है उनकी मातृभाषा मैथिली है। फिर शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य बिहार में न तो सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं वज्जिका आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 1652 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हम लोग बहुभाषी हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आसानी से संपर्क हो जाता है एवं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाओं को। बच्चों, आप शिक्षक की मदद से इस तालिका को भरें। जैसे कि दिया गया है क्रम संख्या, ये राज्य का नाम और ये बोली जाने वाली भाषाएं। तो पहला राज्य है बिहार। तो बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि जो राज्य हैं इनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप शिक्षक की मदद से इसमें भरें। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? आसाम में कौन सी भाषा? गुजरात, महाराष्ट्र आदि में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप अपने शिक्षक की सहायता से भरें। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदभाव एवं असमानता। भेदभाव एवं असमानता को पढ़ेंगे। ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनसे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज एवं व्याप्त अशिक्षा। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अविश्वास, अंधविश्वास, गरीबी, स्वार्थ आदि इत्यादि के कारण भेदभाव एवं असमानता देखने को मिलती है। ये भेदभाव अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़, सवर्णों एवं दलितों, महिलाओं और पुरुषों का भी हो सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे राम जीवन की कहानी। किसकी कहानी? राम जीवन की कहानी।
रामजीवन सुपौल जिला के एक सुखपुर गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। रामजीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर भी वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः बेटी होती है। 2 बेटियां होने के कारण वो काफी चिंतित रहने लगा। बेटे की चाहत में वह मंदिरों मस्जिदों में हाथ जोड़ने और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटे के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेलकूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे, जबकि बेटियों से घर का सारा काम करवाते थे, जैसे भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा इत्यादि का काम करवाया जाता था। बेटियां इन कामों के अलावा पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटे के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में हो रही थी और साथ में ही उसे घर पर शिक्षक आकर भी पढ़ाते थे, परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। इस तरह हमने देखा कि रामजीवन बेटियों की अपेक्षा बेटे को ज़्यादा महत्व देता था। वह बेटा एवं बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ऐसे लोग अपनी अज्ञानता एवं संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने भी धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। यहाँ पर आप सबों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होना चाहिए? क्या लड़कियों के साथ भेदभाव करना उचित है? हाँ या नहीं, आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर की कहानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है, बल्कि निःशक्तों एवं सामान्य सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच के अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना होगा। आइए उनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 से 1856, इसके मतलब कि 1851 में उनका जन्म, 91 में जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। कौन सी जाति में हुआ था? महार जाति में, जो कि अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। उनका डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में भी घुसने नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई है, जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, ये भीमराव अंबेडकर की फोटो है, तो यही है भीमराव अंबेडकर। चलिए हम एक नज़र डालते हैं संविधान के प्रस्तावना पर। तो संविधान का प्रस्तावना क्या है, चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये तिथि है हिंदी की, को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित की थी। संविधान की प्रस्तावना आप इसको बार बार कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। आपका होमवर्क यही है कि आप उसको संविधान की प्रस्तावना को याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्या आपने किसी के साथ भेदभाव होते हुए देखा है? उदाहरण के साथ बताइए। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो क्या आपने इस स्थिति में उसकी मदद करने का प्रयास किया है? आपकी समझ में इस समाज में किस प्रकार के भेदभाव, आखिरी क्वेश्चन की समाज में भेदभाव क्यों होता है, इन सभी क्वेश्चनों को भी हल करना है अपनी नोटबुक में। चलिए हम आगे बढ़ते हुए कविता देखेंगे। हमारी कविता है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या बने हैं एक खाक से, दूर क्या करीब का, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे पहन के रेशमी लिबास तुम, ना बदल जाओगे। सभी हैं एक जाति के हम स्वर्ण का अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। जी एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले। खता है सब समाज की भले बुरे नसीब का, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले ही हो फर्क, रूह सबकी एक है जो हम सभी, विषमता की लकीर क्या, रहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब का। तो बच्चों, इस कविता का यही मतलब था कि हम सभी, चाहे कोई गोरा है या फिर काला है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, बड़ी जाति का है, छोटी जाति का है, औरत है या मर्द है, लड़का है या लड़की है, इन सबों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबों के खून का रंग एक ही है और हमें मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए। तो बच्चों, हमारा ये पाठ विविधता की समझ जो था यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा, ऐसा हमारा उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राम जीवन अपने बेटा एवं बेटियों के बीच भेदभाव करता था। जैसा कि आपने राम जीवन की कहानी पढ़ी थी और आपको पता था कि वो क्या करता था, तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वो अपने बेटा एवं बेटियों में फ़र्क करता था। तो हम बता सकते हैं ना कि जब बेटी का जन्म हुआ था तो वो उदास रहता था, मंदिर मस्जिदों में जाया करता था। उसके बाद फिर बेटा का जन्म हुआ तो वो फिर खुशी से सबको गांव में भोज दिया सभी लोगों को। फिर दूसरा हो गया कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजता था और घर का सारा काम करवाता था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पकाना इत्यादि सब काम करवाता था। और बेटे के पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजता था, अच्छा स्कूल में भेजता था और घर पे भी आके शिक्षक उसको पढ़ाते थे। तीसरा अंतर बोल सकते हो, अपने बेटे बेटी के लड़के के पढ़ने के लिए नए नए कपड़े, अच्छा अच्छा खाना पीना उसको सब देता था और बेटियों पर ध्यान नहीं देता था। तो इस आधार पर हम कह सकते थे कि राम जीवन जो था वो अपने बेटा एवं बेटियों में भेदभाव करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के कौन कौन से आधार हैं। व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं का आधार कौन कौन सा है, तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं के निम्नलिखित आधार हैं। पहला नंबर हो जाएगा कि खान पान, दूसरा रहन सहन, तीसरा वेशभूषा, चौथा अब लड़का या लड़की, रंग भेद, रंग रूप के आधार पे भी हो सकता है कि कोई गोरा है, शारीरिक बनावट पे भी हो सकता है, लड़का है लड़की है, काला है गोरा है, ऐसा करके ऊंच नीच जाति का भी हो सकता है, जाति भी आधार है विभिन्नताओं का। जाति हो गया, गरीब अमीर हो गया, और रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रंग रूप आदि बहुत सारे ऐसे आधार हैं जो कि विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय अनुसूची के आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान के। तो हम आपको उसी टाइम बताए थे कि याद रखेगा कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपके विचार से बिहार की विविधता हमारे जीवन को समृद्ध कैसे बनाती है। ये आपके विचार से है, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि बिहार में जो विविधता है वो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, वो अपने नोटबुक में आप खुद से लिखिए। फिर भी थोड़ा बहुत समझते हैं कि बिहार की जो विविधता है वो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। कैसे बनाती है, बिहार के अलग अलग जिलों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग खान पान पसंद करते हैं, अलग अलग पहनावा का उनका तरीका है, रहन सहन अलग है, और एक दूसरे के साथ तो इन्हीं विविधताओं के चलते ना सब कुछ, इन्हीं विविधताओं के कारण सब कुछ मिल जाता है, मिलजुल कर आता है, एक दूसरे का त्यौहार फेस्टिवल जो भी है पर्व एंजॉय करता है, उनके साथ खुशियाँ बांटता है, मिलजुल कर रहता है, एक दूसरे का सम्मान करता है, आदर करता है। तो वो विविधताएं जो है वो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा।
जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, ये आप बताइए। ऑफ कोर्स उसको बुरा लगता होगा, है कि नहीं। वो भी चाहता होगा कि हम भी सबके समान से रहें, हम मेरे साथ भी जैसा और लोगों के साथ व्यवहार होता है वो भी होए, हम भी अच्छे से रहें, है कि नहीं। तो आपके विचार में जो भी हो, आप जो भी उचित समझते हैं उसे आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों का चित्र एकत्र करें जिन्होंने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। ऐसे दो व्यक्तियों का चित्र आप एकत्रित कीजिए, कहीं से खोज के लाइए या फिर कॉपी में बनाइए, जिन्होंने भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है। तो पहले तो हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका फोटो हम आपको ऊपर दिखाए थे, वो हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा महात्मा गांधी, उन्होंने भी भेदभाव एवं असमानता के विरुद्ध कार्य किया है, ठीक है। तो आप कहीं से भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले लोग जैसे कि भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी हैं, उनकी फ़ोटो आप या तो बनाएं या फिर कहीं से एकत्रित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़कियों के नाम एकत्र करें जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। 5 लड़कियों के नाम एकत्रित कीजिए जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं बच्चों जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आप अपने माता पिता और शिक्षकों से पूछ के ऐसा एक लिस्ट तैयार कीजिए, जिसमें जैसे कि हो गई इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और शिवांगी सिंह और सानिया मिर्ज़ा, झांसी की रानी, ऐसे ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। तो आप उनका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो हमारा ये अभ्यास भी यहीं पर समाप्त होता है, ये वीडियो भी समाप्त हो रहा है यहीं पे। आप इस वीडियो में हमने पूरे विविधता की समझ जो है पूरे पाठ को पढ़ा, उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया, और भारत में अलग अलग विविधताएं हैं, किस प्रकार की हैं उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के पहनावा पहनते हैं लोग, खाना अलग अलग प्रकार के खाते हैं, वो सब हमने जाना। और इसके साथ ही हमने अभ्यास के प्रश्नों को भी हल किया है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई क्लासमेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।